नमस्कार। तो हमने एक टॉपिक शुरू किया हुआ था अकाउंटिंग का, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। और अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स में हम डिस्कस कर रहे थे अकाउंटिंग कंसेप्ट्स। तो अकाउंटिंग कंसेप्ट में मेनली हमने लास्ट वीडियो में 3 कंसेप्ट डिस्कस किए थे। फर्स्ट जो कंसेप्ट था वो था गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। गोइंग कंसर्न कंसेप्ट के अकॉर्डिंग हम ये अज्यूम करके चलते हैं कि हमारा जो बिजनेस है वो बिजनेस फ्यूचर में लॉन्ग टर्म तक कंटिन्यू रहेगा। नियर फ्यूचर में बिजनेस के ऑपरेशंस को रोकने की हमारी कोई इंटेंशन नहीं है। इसी वजह से हम क्या कर पाते हैं कि कैपिटल एक्सपेंडिचर रिवेन्यू एक्सपेंडिचर में डिफरेंस कर पाते हैं, या फिर जो थर्ड पार्टी है वो बिजनेस के साथ लंबे टाइम के कॉन्ट्रैक्ट में क्या कर पाती है, एंटर कर पाती है। उसके बाद में हमने नेक्स्ट जो कंसेप्ट डिस्कस किया था वो क्या था, कंसिस्टेंसी कंसेप्ट। कंसिस्टेंसी कंसेप्ट कहता है कि अ, हमने अकाउंटिंग के एक बार जो भी पॉलिसी या जो भी मेथड्स फॉलो कर लिए उनको हमें ईयर बाय ईयर चेंज नहीं करना है, मतलब कंसिस्टेंट रहना है। एक बार जो पॉलिसी हमने अडेप्ट कर ली उसी को कंटिन्यू फ्यूचर में हमें क्या करना है, फॉलो करना है, जिससे कि हमारे अकाउंट क्या हो जाए, कंपेरेबल हो। लेकिन ये कंसेप्ट ये भी कहता है कि अगर मान लीजिए कि गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी में चेंज आ जाए या फिर कोई नई पॉलिसी आ जाए अकाउंटिंग की, जिससे हमें लगे कि नई वाली पॉलिसी को अडेप्ट करने से हम हमारे अकाउंट को बेटर तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं, तो चेंज कर लेना चाहिए। लेकिन उस चेंज करने का जो इफेक्ट आएगा, जो मतलब कि पुरानी वाली पॉलिसी से जब हम हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करते उसमें और नई पॉलिसी फॉलो करके जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर किया उसके रिजल्ट में जो डिफरेंस आया उसका एक्सप्लेनेशन हमें दे देना चाहिए। नेक्स्ट हमने पढ़ा था एक्यूरल कंसेप्ट। एक्यूरल कंसेप्ट क्या कहता है कि ट्रांजेक्शन को उसी टाइम हमें क्या करना है, बुक्स में रिकॉर्ड करना है जब वो ट्रांजेक्शन क्या होती है, अकर होती है। हमें केस से कोई मतलब नहीं है कि केस आया है तो रिकॉर्ड करेंगे या केस में पेमेंट की है तो रिकॉर्ड करेंगे, नहीं। जैसे कोई ट्रांजेक्शन होती है उसको उसी टाइम रिकॉर्ड करना है। तो इसी टॉपिक में हम कुछ और कंसेप्ट है उनकी बात हम कर रहे हैं इस वीडियो में। तो सबसे पहले हमारा एक कंसेप्ट है बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट ये कहता है कि हम जब अकाउंटिंग करें तो अकाउंटिंग करते टाइम हमें बिजनेस और बिजनेस के साथ जुड़ी हुई पार्टीज दोनों को अलग अलग ट्रीट करना है। मतलब कि बिजनेस एक अलग यूनिट है और बिजनेस के साथ जो जुड़ी हुई पार्टीज है, चाहे वो ओनर है, क्रेडिटर है, बैंक है, गवर्नमेंट है, एम्प्लॉइज है, वो एक अलग यूनिट है। तो हमें जो ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करनी है ना वो बिजनेस की बुक्स में रिकॉर्ड करनी है। तो हमें क्या रिकॉर्ड करना है कि बिजनेस के ऊपर इस ट्रांजेक्शन का क्या इफेक्ट पड़ेगा, मतलब बिजनेस के लिए ये इनकम है या बिजनेस के लिए एक्सपेंस है, बिजनेस के लिए एसेट्स है या बिजनेस के लिए लाइबिलिटी है। हमें ये नहीं देखना कि ओनर के ऊपर या जो दूसरी पार्टी जुड़ी हुई है उनके ऊपर इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो हमें ट्रांजेक्शन जो रिकॉर्ड करनी है वो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से रिकॉर्ड करनी है, ओनर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं। इसी वजह से हम क्या करते हैं, जो बिजनेस का ओनर है बिजनेस में पैसा लगाता है, मतलब कि कैपिटल लगाता है, तो जब वो कैपिटल इन्वेस्ट करता है उस कैपिटल को भी हम क्या करते हैं, अपनी बैलेंस शीट में लाइबिलिटी की तरह रिकॉर्ड करते हैं, लाइबिलिटी मानते हैं। जैसे कि हम ऐसे ट्रीट करते हैं जैसे कि बाहर से किसी से उधार पैसा लिया है, लोन लिया है, तो जो लोन है वो लाइबिलिटी होती है, तो उसी टाइप से हम क्या करते हैं, कैपिटल को भी लाइबिलिटी ट्रीट करते हैं और उस कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट भी देते हैं जैसे बैंक को इंटरेस्ट देते हैं। तो यही बात ये कह रहा है कि बिजनेस को एक अलग एंटिटी मानना है। तो कह रहा है अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट बिजनेस इज ट्रीटेड एज ए यूनिट सेपरेट एंड डिस्टिंक्ट फ्रॉम इट्स ओनर। कह रहा है बिजनेस को क्या मानना है, कि सेपरेट यूनिट मानना है, किससे, ओनर से, क्रेडिटर से, मैनेजर से और बाकी जो भी पार्टी जुड़ी हुई उनसे। इन अदर वर्ड द ओनर ऑफ द बिजनेस इज ऑलवेज कंसिडर्ड एज डिस्टिंक्ट एंड सेपरेट फ्रॉम द बिजनेस ही ओवन। मतलब ओनर को अलग मानना है, सेपरेट मानना है, किससे, जो बिजनेस वो चला रहा है उस बिजनेस से। Business unit should have a completely separate set of books and we have to record business transaction from firm's point of view, not from the point of view of the proprietor। मतलब कह रहा है कि बिजनेस की जो बुक्स हैं वो अलग मतलब रखी जाती है। ओनर अपने कोई पर्सनल ट्रांजेक्शन है उनको अलग रिकॉर्ड करता है, मतलब मालिक के पर्सनल ट्रांजेक्शन को बिजनेस की बुक में रिकॉर्ड नहीं किया जाता। बिजनेस की बुक्स में सिर्फ बिजनेस की ट्रांजेक्शन ही रिकॉर्ड की जाती है और वो भी बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से ही, भाई बिजनेस के लिए ये क्या है। अगर द प्रोप्राइटर इज ट्रीटेड एज ए क्रेडिट ऑफ द बिजनेस, मालिक को तो हम क्या मानते हैं, बिजनेस का क्रेडिटर मानते हैं, मतलब कि ये मानते हैं कि मालिक ने जो पैसा लगाया है बिजनेस में वो बिजनेस से हमने उधार
मतलब बिजनेस ने क्या किया, वो पैसा मालिक से उधार लिया है। ऑफ द बिजनेस टू द एक्सटेंट ऑफ कैपिटल इन्वेस्टेड बाय हिम इन द बिजनेस, मतलब उतने रुपए तक का वो क्रेडिटर माना जाएगा जितना उसने कैपिटल लगा रखा है। द कैपिटल इज ट्रीटेड एज ए लाइबिलिटी ऑफ द फर्म, कैपिटल को हम क्या मानते हैं, बिजनेस की लाइबिलिटी मानते हैं, बिकॉज इट इज अज्यूम दैट द फर्म हैज बोरोड फंड फ्रॉम इट्स ओवन प्रोप्राइटर इंस्टेड ऑफ बोरोइंग इट फ्रॉम द आउटसाइड पार्टी, मतलब कि हम ये मानते हैं कि बिजनेस ने जो पैसा है वो उधार लिया है, किससे, अपने खुद के मालिकों से उधार ले लिया, किसकी बजाय, बाहर की पार्टी से, जैसे मान लो बैंक या किसी और से उधार लेने की बजाय मालिक से हमने उधार लिया हुआ है ये पैसा। और इट इज फॉर दिस रीजन दैट वी ऑल्सो अलाउ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और इसी वजह से हम क्या करते हैं, जो कैपिटल बिजनेस के ओनर ने लगाई है उसके ऊपर इंटरेस्ट प्रोवाइड करवाते हैं, और उस इंटरेस्ट को हम एक्सपेंस मानते हैं बिजनेस का। जो कैपिटल पर जितना ब्याज बनेगा वो ब्याज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एक्सपेंसेस में रिकॉर्ड किया जाएगा, मतलब डेबिट साइड में रिकॉर्ड किया जाएगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रिड्यूस द प्रॉफिट ऑफ द फर्म, क्योंकि कैपिटल का जो ब्याज बनेगा वो हम खर्चा मानेंगे, एक्सपेंस मानेंगे, तो उससे प्रॉफिट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। लेकिन सेम टाइम वो कैपिटल को इंक्रीज करेगा मालिक की, क्योंकि जो कैपिटल का ब्याज है वो कैपिटल में ऐड हो जाएगा। जैसे मान लो 5 लाख रुपए की कैपिटल लगाई मालिक ने, उस पर 10% की रेट से 50,000 रुपये ब्याज बन गया, तो हम क्या करते हैं, वो 50,000 रुपया ब्याज बिजनेस का खर्चा है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जब बनाएंगे, मतलब जो हमारे बिजनेस का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनेगा, तो उसके अंदर एक्सपेंसिस साइड में जहाँ खर्चे लिखते हैं वहां शो करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और दूसरी तरफ जो 50,000 रुपये कैपिटल का ब्याज बनेगा वो उस कैपिटल में जोड़ दिया जाएगा, क्योंकि मालिक की कैपिटल और वो ब्याज में मालिक को देना है, तो मालिक की कैपिटल को इंक्रीज कर देंगे हम। मालिक की कैपिटल अब कितनी हो जाएगी, 5,50,000 हो जाएगी। तो मतलब एक तरफ तो वो प्रॉफिट को कम करता है और दूसरी तरफ क्या करता है, मालिक की कैपिटल को इंक्रीज कर देता है वो ब्याज। सिमिलरली द अमाउंट विड्रॉन बाय द प्रोप्राइटर फ्रॉम द बिजनेस फॉर हिज पर्सनल यूज इज ट्रीटेड एज हिज ड्राइंग, इसी तरीके से बिजनेस का ओनर अगर पर्सनल यूज के लिए बिजनेस में से कुछ भी वापस निकालता है तो उसको हम ड्राइंग मानते हैं। लाइकवाइज गुड्स यूज्ड फ्रॉम द स्टॉक ऑफ द बिजनेस फॉर द बिजनेस पर्पज आर ट्रीटेड एज एक्सपेंडिचर ऑफ द बिजनेस, बट सिमिलर गुड्स यूज्ड बाय द प्रोप्राइटर फॉर हिज पर्सनल यूज आर ट्रीटेड एज हिज ड्राइंग। इसी तरीके से कह रहा है, मान लीजिए कि जो गुड्स है वो अगर हमने वो गुड्स बिजनेस में यूज की तो वो बिजनेस के लिए एक्सपेंसेस माने जाएंगे, लेकिन वही सेम गुड्स अगर बिजनेस का जो ओनर है वो अपने पर्सनल यूज के लिए उसको काम में ले रहा है, मतलब अपने घर निकाल कर ले गया, तो वही सेम गुड्स क्या मानी जाएगी, ड्राइंग मानी जाएगी, क्योंकि मालिक एक अलग पर्सन है, तो मालिक के साथ जो भी ट्रांजेक्शन होंगी वो अलग से रिकॉर्ड की जाएगी। हमें यहाँ देखना है बिजनेस के लिए क्या हो रहा है, तो बिजनेस को जो पैसा मालिक ने दिया वो कैपिटल है, बिजनेस की लाइबिलिटी है। इसी तरीके से बिजनेस के मालिक ने अगर बिजनेस में से कुछ भी वापस निकाल लिया तो वो क्या माना जाएगा, ड्रॉइंग माना जाएगा। बिकॉज ऑफ द कंसेप्ट ऑफ सेपरेट एंटिटी द प्रोप्राइटर्स हाउस, his personal investment in security, his personal car, personal income and expenditure are kept separate from the account of the business entity। तो इसी सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट की वजह से कह रहा है मालिक की जो पर्सनल प्रॉपर्टी है या पर्सनल कोई इन्वेस्टमेंट है, पर्सनल इनकम है, पर्सनल एक्सपेंडिचर है, वो बिजनेस की बुक में रिकॉर्ड नहीं किए जाते। मतलब कि वो क्या है, मालिक अगर अपना पर्सनल रिकॉर्ड रख रहा है तो वो अलग सेट ऑफ बुक में मालिक की रिकॉर्ड किया जाएगा, बिजनेस की बुक के अंदर इनकी कोई ट्रांजेक्शन की रिकॉर्ड नहीं होगी। इसी तरीके से मान लीजिए कि एक ही ओनर के पास एक से ज्यादा बिजनेस है, मान लो कि एक ही पर्सन 2-3 बिजनेस चला रहा है, तो उन दो सभी बिजनेस को एक अलग यूनिट ट्रीट किया जाएगा। मान लीजिए कि कोई ए पर्सन है और वो 3 बिजनेस चला रहा है एक्स वाई और जेड नाम से, तो क्या है कि इन तीनों बिजनेस को भी अलग अलग यूनिट ट्रीट किया जाएगा। एक्स बिजनेस का क्या होगा, एक सेपरेट सेट ऑफ बुक्स होगा, सारी ट्रांजेक्शन एक्स बिजनेस की एक्स की बुक्स में रिकॉर्ड की जाएगी। वाई बिजनेस का सेपरेट सेट ऑफ बुक होगा, वाई की सारी ट्रांजेक्शन वाई की बुक्स में रिकॉर्ड होगी, और जेड का एक सेपरेट सेट ऑफ बुक्स होगा, जेड की सारी ट्रांजेक्शन उसी सेट में रिकॉर्ड की जाएगी, और हर बिजनेस का अलग अलग प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट किया जाएगा। तो ये कह रहा है ऑल्सो इफ द प्रोप्राइटर हैज सम अदर बिजनेस एंटिटी डूइंग अनदर बिजनेस द रिकॉर्ड ऑफ दैट बिजनेस शुड आल्सो बी केप्ट सेपरेट इन द एब्सेंस ऑफ द कंसेप्ट ऑफ सेपरेट एंटिटी। कह रहा है अगर आप सेपरेट एंटिटी का कंसेप्ट यूज ना करें, द नेट प्रॉफिट एंड फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस एंटिटी कैन नॉट बी नोन। तो फिर हमें क्या है कि नेट प्रॉफिट और फाइनेंशियल पोजीशन उस पर्टिकुलर बिजनेस का अलग से पता नहीं लगेगा।
तो इसलिए जरूरी है कि हम क्या करें, सिर्फ बिजनेस की बुक्स में सिर्फ बिजनेस के ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करें, ताकि उस पर्टिकुलर बिजनेस के प्रॉफिट लॉस का हमें अलग से पता चल सके। द कंसेप्ट ऑफ सेपरेट एंटिटी इज एप्लीकेबल टू ऑल फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। मतलब कह रहा है कि ये सेपरेट एंटिटी का जो कंसेप्ट है वो चाहे किसी भी टाइप का बिजनेस है, चाहे वो सोल प्रोप्राइटरशिप मतलब एक अकेला व्यक्ति बिजनेस चला रहा है तो उसमें भी फॉलो होता है। अगर हम पार्टनरशिप में बिजनेस चला रहे हैं तो उसमें भी सेपरेट एंटिटी का कंसेप्ट फॉलो होता है। और अगर कंपनी है तो कंपनी भी अपने अकाउंटिंग करते टाइम सेपरेट एंटिटी का कंसेप्ट क्या करती है, फॉलो करके चलती है। तो बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट ये कहता है कि बिजनेस को क्या करना है, अलग ट्रीट करना है किससे, जो बाकी पार्टीज है उनसे, और हमें सिर्फ बिजनेस की बुक्स में बिजनेस के रिकॉर्ड रखने, न कि किसी दूसरी पार्टी के। तो बिजनेस के लिए ही हमें सोचना है, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से ही हमें क्या करना है, सोच के रिकॉर्ड करना है कि इस ट्रांजेक्शन का बिजनेस के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ रहा है, न कि ओनर के ऊपर। उसके बाद में नेक्स्ट जो कंसेप्ट हमारा है वो है मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। तो मनी मेजरमेंट कंसेप्ट ये कहता है कि बुक्स के अंदर हम सिर्फ उन्हीं ट्रांजेक्शन और इवेंट को रिकॉर्ड करेंगे जिन ट्रांजेक्शन और इवेंट को हम मनी की टर्म में मेजर कर सकते हैं। बहुत सारे इवेंट ऐसे भी होते हैं बिजनेस के अंदर जो बिजनेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन उनको हम मनी की टर्म में मेजर नहीं कर पाते, और मनी की टर्म में मेजर नहीं कर पाते इसलिए हम उनको क्या करते हैं, रिकॉर्ड नहीं करते। और एक जो दूसरी बात हमें ध्यान रखनी है कि जिन सिर्फ उन्हीं ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना है जो मनी की टर्म में मेजर हो सकती है, मतलब पैसों में माप सकते हैं, जो फाइनेंशियल नेचर की है, और उनको मनी की टर्म में ही रिकॉर्ड करना है, क्वांटिटी हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे। मतलब कि मान लो बिजनेस के पास 5 फर्नीचर है, तो हम ऐसा कहीं रिकॉर्ड मतलब अकाउंटिंग में रिकॉर्ड नहीं करेंगे कि हमारे पास 5 फर्नीचर है। हम क्या करेंगे, उन 5 फर्नीचर की वैल्यू निकालेंगे। मान लीजिए कि 10,000 रुपए का एक फर्नीचर है, तो 5 फर्नीचर की वैल्यू कितनी होगी, 50,000 रुपया। तो वो 50,000 रुपया हम क्या करेंगे, फर्नीचर की वैल्यू रिकॉर्ड करेंगे, न कि पांच मतलब कि फर्नीचर रिकॉर्ड करेंगे। तो मनी मेजरमेंट कंसेप्ट क्या कहता है, here are only those transaction and event are recorded in accounting which are capable of being expressed in term of money। मतलब जिनको मनी के टर्म हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। एन इवेंट इवन दो इट मे बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द बिजनेस, कह रहा है एक ऐसी कोई घटना जो बिजनेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है, विल नॉट बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ द बिजनेस, लेकिन उसको बुक में तब तक रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा अनलेस इट्स इफेक्ट कैन बी मेजर्ड इन टर्म ऑफ मनी विद ए फेयर डिग्री ऑफ एक्यूरेसी। मतलब उसको ठीक ठाक वैल्यू हम अगर पैसों में नहीं माप सकते, मनी में मेजर नहीं कर सकते, तो उसको रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा। जैसे एग्जांपल के लिए कह रहा है, अकाउंटिंग डज नॉट रिकॉर्ड द क्वारल बिटवीन द प्रोडक्शन मैनेजर एंड सेल्स मैनेजर। मान लो हमारे बिजनेस के प्रोडक्शन मैनेजर और सेल्स मैनेजर में कोई झगड़ा चल रहा है, लेकिन उस झगड़े की वजह से देखो बिजनेस के ऊपर इफेक्ट तो पड़ेगा, बिजनेस की परफॉर्मेंस पर नेगेटिव इंपैक्ट आएगा, लेकिन उसको मनी के टर्म में तो मेजर नहीं कर सकते उस झगड़े को, तो इसलिए इसको रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा। इसी तरीके से कह रहा है, इट डज नॉट रिपोर्ट दैट स्ट्राइक इज बिगिनिंग। अगर हमारे एम्प्लॉयज ने स्ट्राइक कर दी, या फिर एंड इट डज नॉट रिवील दैट द कंपटीटर हैज प्लेस्ड ए बेटर प्रोडक्ट इन द मार्केट। हमारे कंपटीटर ने एक अच्छा प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च कर दिया। तो ये सारी चीजें हमारे बिजनेस की अर्निंग को इफेक्ट तो करेंगे, लेकिन इन सब को हम मनी की टर्म में मेजर नहीं कर सकते, मतलब पैसों में नहीं माप सकते कितने रुपए का इफेक्ट करेंगे, तो इसलिए हम इनको बुक के अंदर रिकॉर्ड नहीं करेंगे। तो कह रहा दिस फैक्ट और हैपनिंग कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन मनी टर्म, दस आर नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स। उसके बाद में ये कह रहा है, इट शुड बी रिमेंबर दैट मनी इज द ओनली मेजरमेंट व्हिच इनेबल वेरियस थिंग्स ऑफ डाइवर्स नेचर टू बी एडेड अप टुगेदर एंड डेल्ट विद इट। क्यों मनी की टर्म में ही मेजर करके इनको रिकॉर्ड करना है, क्यों, क्योंकि मनी एक ऐसा कॉमन पैरामीटर है जो सब चीजों को एक पैरामीटर पर ले आएगा। अगर मान लीजिए हम उनकी अलग अलग क्वांटिटीज की बात करें, तो हम ये कहें कि 10 टेबल पड़े हैं, इतनी गाड़ियां हैं, या इतनी मशीन है, तो उससे हमें बिजनेस की वेल्थ के बारे में कोई आइडिया नहीं लगेगा कि हमारे बिजनेस की पोजीशन कितनी की स्ट्रॉन्ग है। लेकिन अगर हम इन सब को मनी की टर्म में मेजर करेंगे तो सभी क्या आ जाएगी, एक पैरामीटर पर आ जाएंगी, तो उससे हम उनको ऐड कर सकते हैं, हम पता लगा सकते हैं कि बिजनेस की वेल्थ कितनी की है, फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है। जैसे एग्जांपल के लिए कह रहा है, फॉर एग्जांपल ए बिजनेस ऑन ए पर्टिकुलर डे हैज रुपीज 50,000 इन कैश, 5,000 किलोग्राम ऑफ रॉ मटेरियल। कह रहा है मान लो 50,000 कैश पड़ा है, 5,000 किलोग्राम क्या है, रॉ मटेरियल है, 10,000 किलोग्राम फिनिश गुड्स है, 5 मशीन है, 100 चेयर है, 20 फैंस है। तो ये एसेट्स पड़ी है बिजनेस के पास। तो लेकिन अगर हम ये इसी वे में पड़ी है, क्वांटिटी मतलब की फॉर्म में पड़ी है,
तो हम इनको ऐड नहीं कर पाएंगे, हमें ये पता नहीं चलेगा कि बिजनेस की नेट एसेट्स कितनी है। तो इसलिए क्या है कि इन सब चीजों को क्या किया जाए, मनी के टर्म में मेजर किया जाए। जैसे 50,000 केस है, 5,000 किलोग्राम ऑफ रॉ मटेरियल, ये कितने रुपए का, इसकी वैल्यू निकालो। 10,000 किलोग्राम फिनिश गुड्स है, मतलब तैयार माल का स्टॉक है, तो ये कितने रुपए का, हर चीज की रुपए में वैल्यू निकाल के क्या कर पाएंगे, हम इनको एक पैरामीटर पर ले आ पाएंगे। तो अगर इन ऑर्डर टू मेक ए रिकॉर्ड ऑफ दीज आइटम, दीज विल हैव टू बी एक्सप्रेस्ड इन मॉनेटरी टर्म्स सच एज केस 50,000। जैसे रॉ मटेरियल है तो इसकी वैल्यू मान लो 2,50,000 है, फिनिश गुड्स 5 लाख की है, मशीनरी 20 लाख की है, चेयर्स 50,000 की है, फैंस 80,000 की है। तो अब क्या हुआ कि सब चीजें एक लेवल पर आ गई। तो इससे क्या होगा कि हमारे जो अकाउंट है वो रेलिवेंट हो जाएंगे, सिंपल भी हो जाएंगे, अंडरस्टैंडेबल हो जाएंगे, और होमोजीनियस, होमोजीनियस मतलब एक जैसे हो जाएंगे, ताकि मतलब कि क्योंकि दे आर एक्सप्रेस्ड इन ए कॉमन यूनिट ऑफ ए मेजरमेंट, क्योंकि ये मेजरमेंट के कॉमन यूनिट के अंदर एक्सप्रेस की गई है। और वो कॉमन यूनिट क्या है, मनी की, सबको हमने मनी के अंदर मेजर कर दिया। तो इसलिए ये अकाउंट हमारे सिंपल, अंडरस्टैंडेबल, होमोजीनियस हो गए। तो नेक्स्ट जो कंसेप्ट हमारा है उसके बारे में हम बात कर रहे थे कि क्या है, हमें मनी मेजरमेंट कंसेप्ट फॉलो करना है अकाउंटिंग में। सिर्फ वही ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करनी है जिनको मनी के टर्म में क्या किया जा सकता है, मेजर किया जा सकता है, और रिकॉर्ड भी मनी के टर्म में मेजर करके ही करना है। उसके बाद में नेक्स्ट जो कंसेप्ट है वो है अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट। अब अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट क्या कहता है, देखिए हमने बात की थी, एक कंसेप्ट पढ़ा था गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। तो गोइंग कंसर्न कंसेप्ट में हमने देखा था कि हम ये बात मान के चलते हैं कि हमारा बिजनेस फ्यूचर में बहुत लंबे टाइम तक चलने वाला है, इन्फिनिटी टाइम तक, मतलब हमें कोई आइडिया नहीं है कि 20 साल चलेगा, 50 साल चलेगा, 100 साल चलेगा। तो अगर मान लीजिए हम कंटिन्यू बिजनेस चलाते जा रहे हैं इसी अप्रोच से, तो हमें बीच में कोई आइडिया नहीं होगा बिजनेस कैसा चल रहा है, बिजनेस प्रोग्रेस कर रहा है, बिजनेस डिक्लाइन में जा रहा है। तो हमें क्या है, टाइम टाइम पर बिजनेस के रिजल्ट चाहिए कि बिजनेस किस पोजीशन में है आज। तो इसलिए हम क्या करते हैं, उस पूरे बिजनेस की लाइफ को छोटे छोटे टाइम पीरियड में डिवाइड कर लेते हैं। अब छोटे छोटे टाइम पीरियड मतलब कि आमतौर पर हम एक ईयर का टाइम पीरियड ले लेते हैं, जिसको हम बोलते हैं क्या, फाइनेंशियल ईयर को। हम फाइनेंशियल ईयर के अकॉर्डिंग अपने बिजनेस की लाइफ को डिवाइड कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमारा ईयर शुरू हुआ 1 अप्रैल 2025 को, तो हमने क्या किया, अपने बिजनेस की ट्रांजेक्शन 1 अप्रैल 2025 से रिकॉर्ड करना शुरू किया। और यहाँ ईयर क्लोज होगा, फिर फाइनेंशियल ईयर कब क्लोज होगा, नेक्स्ट ईयर की 31 मार्च को, मतलब कि 31 मार्च 2026 को हमारा ईयर क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। तो एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर जितने भी ट्रांजेक्शन हुए हैं इस टाइम पीरियड में, तो हम क्या करेंगे, इतने सारे ट्रांजेक्शन्स की फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मतलब हमारे फाइनल अकाउंट प्रिपेयर कर लेंगे। एक बार साल में क्या करेंगे, हम अपनी बुक्स को क्लोज कर लेंगे, और क्लोज करके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना लेंगे और बैलेंस शीट बना लेंगे। तो उससे क्या होगा, हमारे बिजनेस के रिजल्ट हमारे सामने आ जाएंगे कि हमारा बिजनेस प्रॉफिट कमा रहा है तो कितना प्रॉफिट कमा रहा है, हमारे बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन कितनी है, मतलब कि हमारे एसेट्स कितने रुपए के हैं और लाइबिलिटीज कितने रुपए की है। तो उसके, अगर हमें इन सब इंफॉर्मेशन का पता चल जाएगा यहाँ, तो उससे क्या होगा कि हम आगे वाले टाइम के लिए बेटर प्लान कर पाएंगे, आगे के लिए बेटर क्या कर पाएंगे, डिसीजन मेकिंग कर पाएंगे कि हाँ हमें फ्यूचर में क्या करना चाहिए और कैसे काम करना चाहिए। अब अगर मान लीजिए हम ऐसा नहीं करते हैं, एक टाइम पीरियड के बाद अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं बनाते हैं, तो जब बिजनेस क्लोज करेंगे उसी टाइम मान लो कि हम अकाउंट क्लोज करेंगे, तो मान लीजिए यहाँ 50 ईयर तक हमारा बिजनेस चला, और 50 ईयर के बाद अगर हम यहाँ क्या करें, अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर करें, तो हमारे सामने जो रिजल्ट आएंगे उन रिजल्ट का हम करेंगे क्या, मतलब क्या इंप्रूवमेंट करेंगे जब अपने बिजनेस ही बंद कर दिया। तो इसलिए ये कहता है कि हमें क्या करना है, बिजनेस की पूरी लाइफ को छोटे छोटे टाइम पीरियड में डिवाइड कर लो। वो टाइम पीरियड आपका मतलब ज्यादातर फॉलो किया जाता है फाइनेंशियल ईयर, मतलब 1 अप्रैल को शुरू करते हैं 31 मार्च तक का। और उसी टाइम पीरियड में जितने भी ट्रांजेक्शन और इवेंट हुए उनका आप रिजल्ट निकाल लीजिए, प्रॉफिट एंड लॉस काउंट और बैलेंस शीट प्रिपेयर कर लो, जिससे कि आगे के बारे में आप बेटर प्लानिंग कर पाओ, जो भी आपको करेक्टिव एक्शन लेने, जो भी सुधार करने, तो वो सुधार कर पाओ। जो कह रहा है, एज द बिजनेस इज इंटेंडिंग टू कंटिन्यू इनडेफिनेटली फॉर ए लॉन्ग पीरियड। तो कह रहा है कि बिजनेस की हमारी इंटेंशन क्या होती है कि हम लंबे टाइम तक कंटिन्यू रखेंगे। द ट्रू रिजल्ट ऑफ द बिजनेस ऑपरेशन कैन बी ascertained only when the business is completely wound up।
एक्चुअल रिजल्ट, एक्चुअल में कितना प्रॉफिट हुआ या कितना लॉस हुआ, वो तो हम तभी फाइंड आउट कर पाएंगे जब कंप्लीटली हम बिजनेस को क्या कर देंगे, वाउंड अप कर देंगे। बट असरटेनमेंट ऑफ प्रॉफिट आफ्टर ए वेरी लॉन्ग पीरियड विल बी ऑफ लिटिल यूज टू द प्रोप्राइटर। कह रहा है कि बहुत लंबे टाइम के बाद अगर हम अपने प्रॉफिट का पता लगाएं तो वो मतलब कोई काम के नहीं होंगे। प्रोप्राइटर मतलब मालिकों के, मैनेजर के, इन्वेस्टर या जो भी अदर पार्टी है उनके, बिकॉज इट विल बी टू लेट टू टेक करेक्टिव स्टेप एट दैट टाइम, क्योंकि बहुत लंबे टाइम के बाद हम करेक्टिव स्टेप ही नहीं ले पाएंगे। जब बिजनेस बंद कर देंगे तो करेक्टिव स्टेप लेके करेंगे क्या। तो इसलिए कह रहे हैं the user of the financial statement need to know the result of the business at frequent intervals। मतलब एक समय अंतराल के बाद जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को यूज करने वाले लोग हैं उनको क्या चाहिए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट की जरूरत पड़ती है। Thus the entire life of the firm is divided into time interval for the measurement of the profit of business। तो इसलिए हम क्या करते हैं, पूरी जो लाइफ है बिजनेस की उसको टाइम इंटरवल मतलब छोटे छोटे टाइम पीरियड में बांट लेते हैं ताकि हम बिजनेस के प्रॉफिट को उस टाइम पीरियड के अंदर मेजर कर पाएं। 12 month period is usually adapted for the this purpose। 12 महीने का टाइम आमतौर पर हम मान लेते हैं, मतलब कि 12 महीने में एक बार अपने फाइनल अकाउंट प्रिपेयर कर लो। अकॉर्डिंग टू द अमेंडेड इनकम टैक्स लॉ, जो अमेंडेड इनकम टैक्स एक्ट है हमारा, ए बिजनेस हैज कंपल्सरीली टू अडॉप्ट फाइनेंशियल ईयर। ये कंपल्सरी हो गया कि कोई भी बिजनेस है वो क्या करे, अपने फाइनेंशियल ईयर को फॉलो करे। फाइनेंशियल ईयर का मतलब 1 अप्रैल को वो अकाउंटिंग शुरू करे और नेक्स्ट ईयर के 31 मार्च को मतलब कि वो क्या करे, अपने अकाउंट क्लोज करे। कैलेंडर ईयर मतलब वैलिड नहीं है। कैलेंडर ईयर का मतलब जो 1 जनवरी को शुरू होता है और 31 दिसंबर को खत्म होता है। तो अकाउंट्स हमारे कैलेंडर ईयर को फॉलो करते हुए प्रिपेयर नहीं किए जाते। इनकम टैक्स लॉ कहता है फाइनेंशियल ईयर फॉलो करना है। अगर अपार्ट फ्रॉम दिस कंपनीज हुज शेयर आर लिस्टेड ऑन स्टॉक एक्सचेंज, इसके अलावा कह रहा है वो कंपनियां जिनके शेयर जो वो शेयर मार्केट में स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड है, मतलब शेयर मार्केट में जिनके शेयर खरीदे बेचे जा रहे हैं, ट्रेडिंग हो रही है, आर रिक्वायर्ड टू पब्लिश क्वार्टरली रिजल्ट। उनके लिए जरूरी है कि वो क्वार्टरली रिजल्ट पब्लिश करे अपने, मतलब 3 महीने में एक बार अपनी पोजीशन को पब्लिश करे टू डिपिक्ट द प्रॉफिटेबिलिटी एंड फाइनेंशियल पोजीशन एट द एंड ऑफ 3 मंथ पीरियड। 3 महीने के बाद, ताकि बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी और फाइनेंशियल पोजीशन का पता लग सके जो उस कंपनी के शेयर में मतलब इन्वेस्टर हैं, जो इन्वेस्ट कर रहे हैं या इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं, उन लोगों को टाइम टाइम पर 3 महीने में एक बार फाइनेंशियल रिजल्ट के बारे में पता लग जाए। तो आज की इस वीडियो में हमने मेनली 3 कंसेप्ट डिस्कस किए। बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट क्या कहता है कि बिजनेस और बाकी पार्टी को अलग ट्रीट करना है। ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते टाइम हमें बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है, न कि ओनर या दूसरी पार्टीज के पॉइंट ऑफ व्यू से। मनी मेजरमेंट कंसेप्ट ये कहता है कि सिर्फ वही ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करनी है जिनको मनी के टर्म में मेजर कर सकते हैं। और अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट ये कहता है कि हमें अकाउंटिंग में सिर्फ मतलब अकाउंटिंग की लाइफ को क्या करना है, छोटे छोटे टाइम पीरियड में डिवाइड कर लेना है और एक टाइम पीरियड के बाद हमें अपने फाइनल अकाउंट प्रिपेयर कर लेने, ताकि फ्यूचर के बारे में हम इजीली पॉलिसीज बना सके, करेक्टिव एक्शन ले सकें। और आमतौर पर फाइनेंशियल ईयर को हमें फॉलो करना होता है। तो नेक्स्ट लेक्चर में बाकी बचे हुए कंसेप्ट हम डिस्कस